नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और रियल्टी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 सीरीज का ये 8वां सेट है। इसके पहले हम लोग 7 सेट हल कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर आया है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं अकेडमी पे तो आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफ़र आपका 8 और 9 फरवरी 2022 के लिए ही वैलिड है। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी पे तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन जो है दिया जा रहा है। ये भी ऑफ़र आपका 8 और 9 फरवरी तक ही वैलिड है। और दोस्तों अकेडमी जो है आपके लिए लेकर आया है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। यदि आप एसएससी बैंक या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा। 20 फरवरी 2022 को यह टेस्ट संपन्न होगा। और इसमें बैंक एग्जाम के लिए 10 बजे सुबह है, एसएससी एग्जाम के लिए 2 बजे टेस्ट होगा और रेलवे एग्जाम के लिए 5 बजे। तो नीचे इसका डिटेल भी दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप इनरोल हो सकते हैं और ढेर सारे जो है इनाम आप जीत सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे रैंक 1 जो लाएगा जो है उनके लिए लैपटॉप है। और रैंक 2 से लेकर 6 तक सैमसंग का गैलेक्सी स्मार्टफोन है। और रैंक 7 से लेकर के रैंक 16 तक जो JBL का ट्रू वायरलेस ईयरबड है। तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन करके जो है इनाम जीत सकते हैं। और ये आपका 20 फरवरी 2022 को टेस्ट आयोजित होगा अनअकैडमी पर। दोस्तों जो है UP SSC वीडियो एग्जाम का भी अनअकैडमी पे बैच शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर जो है 1 मंथ का जो है 900 रुपये लगेगा, 3 मंथ का 2250 रुपये, 6 मंथ का 4050 और 12 मंथ का 4950 रुपये है। तो यदि आप जो है वीडियो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय या फिर जो है आप एक कोड यूज कर सकते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय UP एग्ज़ाम 10 या एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का एडिशनल भी जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप जो है यूज जरूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। और दूसरा कथन है, संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। और तीसरा दिया गया, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। तो आपको कोड से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला जो कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो पहला आपका सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है, संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है, गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, ये भी गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 1 सही है। अगला जो प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में शामिल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। और यदि मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्रियों का समूह शामिल होता है। आकार में मंत्रिपरिषद जो है ये बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा होता है, परंतु महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल जो है वह बड़ा होता है। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद पूछा गया, उसमें शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। पहला दिया गया है के संथानम समिति, दूसरा दिया गया है जी रामचंद्रन समिति, तीसरा है श्रीमती दया चौबे समिति और चौथा है थुंगन समिति। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कोड के माध्यम से बताना है। तो सभी यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, जैसे के संथानम समिति का गठन जो हुआ था वह 1965 में पंचायती राज चुनाव के मामले में सुझाव के लिए किया गया था। और जी रामचंद्रन समिति का गठन हुआ था 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के मामले में सुझाव के लिए इसका गठन किया गया था। और श्रीमती दया चौबे समिति का गठन हुआ था 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर सुझाव के उद्देश्य से
इसका गठन किया गया था और थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। तो एक सन भी याद रखिएगा, कभी कभी क्रम से भी पूछा जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी का संबंध जो है पंचायती राज से है। अगला प्रश्न अब है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया उद्योग और दूसरी तरफ दिया गया केंद्र। तो पहला है खेल का सामान, तो खेल का सामान यहाँ पे हो जाएगा मेरठ। तो ए का होगा पहला। टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। कांच का सामान यह हो जाएगा फिरोजाबाद से संबंधित है, सी का तीसरा। और दिया सलाई उद्योग बरेली से संबंधित है, डी का 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित है कौन सा। 4 ऑप्शन है, एक तरफ जो है खनिज दिया गया, दूसरी तरफ उत्पादन केंद्र दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है इसमें। तो डी ऑप्शन यहाँ जिप्सम का उत्पादन केंद्र जो है हमीरपुर है, डी ऑप्शन सही है। बाकी डायस्पोर मिर्ज़ापुर दिया गया, ये गलत है। डायस्पोर का जो उत्पादन केंद्र है वह है महोबा जनपद है। ललितपुर में भी डायस्पोर जो है उत्पादित किया जाता है और झांसी में भी। तो यहाँ पे पहला जो है गलत है, दूसरा भी गलत है। बॉक्साइट बस्ती दिया गया, ये भी गलत है। बॉक्साइट का जो उत्पादन केंद्र है चित्रकूट और वाराणसी है, चित्रकूट और वाराणसी। तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है डोलोमाइट महोबा, यहाँ भी जो है गलत है। डोलोमाइट का उत्पादन केंद्र है सोनभद्र। केवल आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं अब। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो एक तरफ जो है वन्यजीव विहार दिया गया, दूसरी तरफ उनका वह स्थान दिया गया, यानी किस जगह पे है वो। तो रानीपुर वन्यजीव विहार ये आपका चित्रकूट में है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर है कैमूर वन्यजीव विहार, तो यह है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। सोहगी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में है, सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपका लखीमपुर खीरी में है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ और उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार हैं जिनमें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ये मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर में पड़ता है। उसके बाद है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। और जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है ये, तो लखनऊ में है, तो यहाँ पे ए का पहला हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, तो बी का हो जाएगा चौथा। और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और भारतीय लोक कला परिषद ये आपका वाराणसी में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछा जाता है कहाँ है, तो भी आपका प्रयागराज में ही है, याद रखिएगा। प्रयाग संगीत सम्मेलन भी प्रयागराज में ही है, प्रयाग संगीत समिति भी प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ भी मिलान करना है, तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहला जो दिया गया इसमें राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पे है ये, तो कानपुर में है, तो राजकीय चर्म संस्थान जो है कानपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान ये आपका लखनऊ में है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो ये आपका कानपुर में है ये भी। तो यहाँ पे कानपुर आप देख सकते हैं 2 दिया गया है, तो ऑप्शन से जो है वो आप डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, तो ये आपका अलीगढ़ में है, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, 1 3 4 2। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ भी मिलान करना ही है। तो खिड़की मस्जिद ये आपका नई दिल्ली में है, खिड़की मस्जिद, तो ए का हो जाएगा तीसरा। पांडव गुफा ये पंचमढ़ी में पड़ेगा, तो बी का हो जाएगा दूसरा। लाल मस्जिद ये जौनपुर में है, लाल मस्जिद जौनपुर को जो है सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, सी का हो जाएगा पहला। और भीमबेटका ये आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तो एक तरफ आपका देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, यहाँ भी मिलान करना ही है। तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है, ए का हो जाएगा पहला। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, बी का हो जाएगा दूसरा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, सी का हो जाएगा चौथा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बता दें कि नाइजीरिया की राजधानी वर्तमान में अबूजा है, और इसके पहले जो नाइजीरिया की राजधानी थी वह थी लागोस। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, लावड़ी दिया गया हरियाणा, गलत है, ये महाराष्ट्र का है, ये लोक नृत्य है, महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी छपेली हिमाचल प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है, झूमर गुजरात का है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ दिया गया यहाँ पे राज्य, दूसरी तरफ योजना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन जो दिया गया हरियाणा राज्य से संबंधित दिया गया सुनिधि पोर्टल, ये आपका गलत है। सुनिधि इसका फुल फॉर्म होता है सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डाटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। यह एक ऐसी योजना है जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार हेतु लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है बाकी सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। तो आपको बता दें कि जो मिलान करने वाला है, तो हमने लास्ट में जो लिखा है तो इसमें 2022 और 23 का भी डाटा दे रखा है, और ये जो आपका पहला वाला डाटा है ये 2021-22 का है। तो दोनों को देखेंगे हम लोग साथ में। उधार एवं देयताएँ, ये ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपका पहले जो था वह 36% था, ए का चौथा, लेकिन अब 2022-23 में जो है बजट में 35% है, तो ये याद रखिएगा, ए का यहाँ पे चौथा होगा। निगम कर 13% पहले था, तो यहाँ पे बी का पहला होगा, लेकिन अब जो है यह 15% है। उसके बाद आयकर यानी कि इनकम टैक्स से जो है 14% पहले प्राप्त होता था आय, अब जो है यह 15% हो गया है। उसके बाद सीमा शुल्क जो 3% था पहले, अब यह 5% हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही होगा। आप देख सकते हैं 4 1 3 2, ये लास्ट वाला जो है वो आपका 2022-23 का डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बोस्कियाना दिया गया स्टीव वास, ये आपका गलत है। कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर जो आधारित पुस्तक बोस्कियाना, इसके लेखक हैं यशवंत व्यास, इसके लेखक यशवंत व्यास हैं, और बोस्कियाना ये मुंबई स्थित गुलजार के घर का नाम है। और द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं स्टीव वास। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी विकल्प, विश्व वन्य जीव दिवस का थीम दिया गया आई लव एनिमल, ये आपका गलत है। विश्व वन्य जीव दिवस ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, और बाकी सभी सही हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है इसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका भी थीम है जल का महत्व। और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का थीम है हमेशा के लिए हर एक के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है राजकमल झा को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जिला दिया गया, दूसरी तरफ उनका लिंग अनुपात दिया गया, तो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है जौनपुर का लिंगानुपात 1019, ये गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर ही है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो बागपत और हमीरपुर है। जौनपुर का लिंगानुपात है 1024, यहाँ पे 1019 दिया गया, गलत है। बाकी बागपत का लिंगानुपात 861 है, गौतम बुद्ध नगर का 851 है, देवरिया का लिंगानुपात है 1017 है।
और भारत में यदि लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, 1084 है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर पाई गई? तो ये पाया गया है राजस्थान में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और राजस्थान की जो साक्षरता यानी कि स्त्री साक्षरता है वह 52.1% है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कम याद रखिएगा बिहार का है महिला साक्षरता दर 51.5%। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर रहा है? तो यहाँ पे केवल केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो ये अंतर रहा है दादर नगर हवेली का, और ये अंतर रहा है 20.9% स्त्री पुरुष साक्षरता में। यदि राज्यों की बात करें, क्वेश्चन में राज्यों का पूछा जाए कि सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर किस राज्य का है, तो राजस्थान का है ये अंतर, यह 27.1% है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया, दादर नगर हवेली से हो जाएगा ये ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। और अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व पाया गया? तो ये पाया गया अंडमान और निकोबार द्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनघनत्व 46 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व की बात किया जाए तो दिल्ली का है, 11,320 दिल्ली का जनघनत्व है। और राज्यों में यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो बिहार का है। बिहार का जो जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ निवास करते हैं। सबसे कम राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ जनघनत्व है। तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे जो है पूछा गया है अंडमान और निकोबार, सही हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 क्वेश्चन का 8वां सीरीज। इसके पहले 7 सीरीज जो अपलोड कर दिया गया है। तो यदि अभी तक नहीं देखें आप तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।